हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ेंगे शरीर द्रव तथा परिसंचरण। पढ़ ही रहे थे अपन और उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये शायद तीसरा या फिर चौथा लेक्चर है, जो भी है देख लेना, ठीक है। और आज अपन करने वाले हैं इसको कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर ली थी, आरएच ग्रुपिंग की बात कर ली थी। अब अपन बात करेंगे इस लेक्चर में रक्त स्कंदन की बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे इसके चैप्टर में लसिका के बारे में बात करेंगे, लिम्फ के बारे में, और फिर अपन चलेंगे आपकी धमनी, शीरा और कैपिलरी में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जितना हो जाएगा उतना इस लेक्चर में करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा टेस्ट का सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जितना हो जाएगा उतना आएगा। टेस्ट में क्या बताया था मैंने? एक तो केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म बता रखा है, तो वो जितना हो जाएगा उतना आएगा, लगभग हो ही जाएगा ना, पूरा हो जाएगा आइसोमेरिज्म। फिर बात करें अपन जूलॉजी की, तो इसमें ये वाला ब्लड वाला चैप्टर है। उसके अलावा अगला जो चैप्टर है एक्सक्रीशन, वो बता रखा है मैंने, तो जितना हो जाएगा उतना आएगा। तो साथ साथ में पढ़ते रहना, ठीक है। और बोटनी का चैप्टर बता रखा है मैंने आपको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, तो ये देख लेना आप, और टेस्ट की तैयारी रखना भाई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देना। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बात करेंगे रक्त स्कंदन की। रक्त का थक्का कैसे बनता है उस बारे में बात करेंगे, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लड कोगुलेशन कहते हैं, ठीक है। चलो भाई हेडिंग डाल लो, रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन कह दो। एक मिनट भाई, वापस लिखेंगे इसको। रक्त स्कंदन या फिर रक्त का थक्का बनना, रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनना। थक्का बनना, और इसी को इंग्लिश में कह देते हैं ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन, ठीक बात है। चलो जी, कैसे बनता है रक्त का थक्का? देखो ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं रक्त का थक्का बनाने में। अगर किसी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, तो और उस इंसान को लग जाए चोट, तो उसके अंदर थक्का नहीं बनेगा, उसके अंदर जो ब्लड है वो रुकेगा नहीं, वो लगातार जो है बहता जाएगा ब्लड, ठीक है। आप देखते हो, आप सबको चोट लगी हुई है, ठीक है। चोट लगती है तो थोड़ी देर तो खून आता है, उसके बाद में वो खून रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि वहां थक्का बनने लगता है, ठीक है, इसी वजह से रुक जाता है। जिसके अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगी उसके अंदर वो थक्का नहीं बनेगा, और उसके अंदर जो ब्लड है वो लगातार निकलता जाएगा। समझ में आई बात? और ये प्लेटलेट्स करती क्या है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। जब मैंने प्लेटलेट्स पढ़ाई थी उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि प्लेटलेट्स जो है वो थक्का बनाने में काम आती हैं। अब बात करेंगे वो कैसे बनाती हैं, ध्यान से सुनना। तो पहले मैं यहाँ पे एक ब्लड वेसल बनाता हूँ, रक्तवाहिका बना लेता हूँ। ये लो जी, एक मैंने रक्तवाहिका बना दी, ठीक है। इसके अंदर भैया ब्लड है, ठीक है, आरबीसी आ रही है इसके अंदर, बिल्कुल आरबीसी आ रही है, ठीक है। और इसके अंदर होंगी आपकी प्लेटलेट्स भी होंगी। मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ प्लेटलेट्स को। ये लो जी, आपकी प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है। ये क्या बनाई है मैंने? ये क्या है? आपकी रक्तवाहिका, रक्तवाहिका है ये, ठीक है। ये क्या हो गई? आपकी आरबीसी। ये क्या हो गई? आपकी प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, ठीक बात है। अब मैं कह रहा हूं कहीं चोट लग गई, यहां कोई टिश्यूज हैं, यहां टिश्यूज हैं, एक यहां पर टिश्यूज हैं, यहां पर कोई टिश्यू है, ठीक है, और यहां पर लग गई चोट, ठीक है। अब देखो ब्लड वेसल तो हर जगह है ना, आपको मान लो यहां चोट लगी तो यहां पर भी ब्लड वेसल है, बिल्कुल है। यहां पर चोट लगी तभी ब्लड वेसल है, तभी तो खून आ रहा है ना, हाँ। तो यहां पर क्या है? चोट लगी। जैसे ही चोट लगी तो यहां पर चोट लगने के बाद में प्लेटलेट्स को पता लग गया कि भाई यहां पर चोट लग चुकी है। अभी बताता हूं कैसे। सबसे पहले ये जो टिश्यू है वो कौन सा है?
इंजर्ड टिश्यू है, इस ऊतक में क्या हो गई, इंजरी हो गई। ये क्या हो गई, इंजरी समझते हो, चोटिल, ठीक है, चोटिल होना, इंजर्ड टिश्यू है ये, ठीक है भैया, इंजर्ड टिश्यू है। यार ये इंजर्ड टिश्यू करता क्या है, ये रिलीज करता है भैया, क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना, आप कहोगे भैया वो तो आपका प्लेटलेट्स करता है रिलीज, मैं कह रहा हूं अभी जितना बता रहा हूं उतना सुनते जाओ। इंजर्ड टिश्यू क्या करता है, इंजर्ड टिश्यू क्या करता है, रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक बात है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इसने रिलीज किया। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं जैसे ही इस इंजर्ड टिश्यू ने ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया तो प्लेटिलेट्स जो जा रही थी इस ब्लड वेसल के अंदर, इस रक्त वाहिका के अंदर, वो आके यहां पर इकट्ठा होने लग गई, ठीक है, वो यहां पर आकर क्या हो गई, इकट्ठा होने लग गई। जैसे ही चोट लगी, जो इंजर्ड टिश्यू था, जिस ऊतक को चोट लगी, जिस ऊतक पे मतलब मेरे को यहां पर चोट लगी तो यहां पर टिश्यू तो है, बिल्कुल टिश्यू तो है ही। जैसे ही मेरे को चोट लगी तो यहां पर जो टिश्यू था उसने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, और उसके साथ साथ में जब यहां पर मेरे को चोट लगी तो यहां पर ब्लड वेसल भी है, बिल्कुल है। जैसे ही चोट लगी प्लेटलेट्स जो है वो आकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई। कहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई, जहां पर मेरे को चोट लगी वहां पर वो आकर एकत्रित हो गई। तो यहां पर दूसरी क्या चीज हुई, एक तो इंजर्ड टिश्यू उसने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, दूसरा जो काम हुआ वो हुआ कि प्लेटलेट्स एकत्र होने लग गई जहां चोट लगी है, ठीक है, आपको बाद में याद रहेगा वरना भूल जाओगे। जहां चोट लगी है, पहली चीज क्या हुई, जहां पर भी चोट लगी है वो इंजर्ड टिश्यू है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, और वहां पर जैसे ही चोट लगी वहां पर जो ब्लड वेसल के अंदर प्लेटलेट्स जा रही थी वो प्लेटलेट्स जो है यहां पर क्या हो गई, इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई। मैं दिखा भी देता हूं, यहां पर वो प्लेटलेट्स क्या हो गई, इकट्ठा होना शुरू हो गई, ठीक है। प्लेटलेट्स अब इकट्ठा हो गई तो वो प्लेटलेट्स क्या करेंगी, रिलीज करेंगी। क्या रिलीज करेंगी, बताइए आप सबको, रिलीज करेंगी, क्या रिलीज करेंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब आप एक चीज देख रहे हो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो टिश्यू से भी रिलीज हो रहा है, टिश्यू भी थोड़ा बहुत निकालता है और प्लेटलेट्स भी निकालती हैं। ऐसा नहीं है कि टिश्यू बहुत ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालता है, लेकिन निकालता जरूर है, ठीक है। और आपकी ये प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाल रही है, ठीक है, दो जगह से थ्रोम्बोप्लास्टिन आ रहा है। अब क्या होगा, अब देखो आगे क्या होता है, दोनों जगह से क्या आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, और यहां पर आगे क्या होगा, यहां पर जो है एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है, अभी बताऊंगा, सारी प्रोसेस बताऊंगा, अभी ऊपर ऊपर से आप समझो। एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, वो एंजाइम यहां पर क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। थ्रोम्बोकाइनेज, एंजाइम एक्टिवेट, सक्रिय लिख देता हूं उसको, है ना, सक्रिय हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके एक्टिवेट होने से क्या होगा, इसके एक्टिवेट होने से होगा एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको सोपानी प्रक्रम, और इंग्लिश में कहते हैं इसको कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोपानी प्रक्रम शुरू हो जाएगा। ये क्या होता है सोपानी प्रक्रम, अभी बताऊंगा, शुरू हो जाएगा, अभी समझो बस आप, हो जाएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैस्केड प्रोसेस, कैस्केड प्रोसेस। अभी मैं वापस बोलूंगा सारी चीजें, ध्यान से सुनना। जहां पर भी चोट लगती है वहां पर ब्लड वेसल्स तो होंगी, तभी तो खून आएगा, बिल्कुल ठीक बात है।
जब चोट लगी तो हुआ क्या, जिस टिश्यू पर चोट लगी उस टिश्यू ने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन भैया रिलीज किया। ठीक बात। और जैसे ही चोट लगी वहां पर जो है प्लेटिलेट्स जो है एकत्र होना स्टार्ट हो गई। ठीक, प्लेटिलेट्स जब आपस में वहां पर एकत्र हुई तो उन्होंने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आप देखो दो जगह से रिलीज हो रहा है, एक टिश्यू से हो रहा है जिस टिश्यू पर चोट लगी है, और दूसरा वो जो रिलीज हो रहा है वो हो रहा है प्लेटिलेट्स से। ठीक बात है भैया, दो जगह से रिलीज हो रहा है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या करता है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। उस थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करने का काम करता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या काम करता है, थ्रोम्बोकाइनेज नाम के एक एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। और जैसे ही वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, एक प्रक्रम स्टार्ट हो जाएगा जिसको कहते हैं सोपानी प्रक्रम, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको कैस्केड प्रोसेस। और जो कैस्केड प्रोसेस है इसमें होता क्या है यार, इसमें होता कुछ नहीं, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होंगी और उन रिएक्शंस की मदद से क्या हो जाएगा, वो थक्का जो है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है मैंने कहा कि ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये एक्टिवेट सिर्फ थ्रोम्बोप्लास्टिन से नहीं होता है, इसमें एक चीज की और जरूरत पड़ती है भैया। वो कौन सी चीज है यार, ब्लड के अंदर एक चीज होती है कैल्शियम। ठीक है, ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम की मदद से क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, सिर्फ कैल्शियम नहीं, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों की मदद से है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं ब्लड कैल्शियम, ब्लड Ca+2। ठीक है, तो यहां पर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आपका एक्टिवेट हो गया। अब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद में क्या हो जाएगा, सोपानी प्रक्रम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब बहुत ही सिंपल वे में बताया मैंने आपको सारी चीजें। चोट लगी, चोट लगने के बाद में एक तो इंजर्ड टिश्यू जो है उसने जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो रिलीज किया, और वहीं जैसे चोट लगी वहां पर प्लेटलेट्स जो है वो आकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई। प्लेटलेट्स आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई तो हुआ क्या, उन्होंने भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, दो जगह से थ्रोम्बोप्लास्टिन आया और ब्लड के अंदर कैल्शियम था ही। ठीक है, दोनों ने मिलकर, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ने मिलकर क्या किया, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है उसको कर दिया एक्टिवेट, उसको सक्रिय कर दिया। जैसे ही वो सक्रिय हुआ तो क्या होगी, कैस्केड प्रोसेस जो है वो शुरू होगी। ठीक है, वो स्टार्ट हो गई। चलो अब ये कैस्केड प्रोसेस कैसे काम करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आजो। प्रोथ्रोम्बिन, पहली रिएक्शन लिख रहा हूं, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक बात है क्या, प्रोथ्रोम्बिन जो वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी प्रो आ जाए, जन आ जाए, तो ऐसे अगर शब्द किसी में नाम में लग रहे हैं, मतलब वो क्या है, किसी एंजाइम में लग रहे हैं, तो वो क्या है, इनएक्टिव है। वो क्या है, इनएक्टिव है। तो यहां पर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन के आगे क्या लग रहा है, थ्रोम्बिन के आगे लग रहा है प्रो लग रहा है। तो प्रो का मतलब क्या है, ये कैसा है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। ये कैसा है, निष्क्रिय। अब मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा पता नहीं मुझे, लेकिन मैं इनएक्टिव लिख देता हूं यार। निष्क्रिय कैसे लिखा था मुझे पता नहीं अभी, इनएक्टिव। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव हुआ कैसे, ये एक्टिव हुआ कैसे, ये हुआ किसकी मदद से, ये हुआ अभी मैंने आपको जो बताया ना, इसकी मदद से। किसकी मदद से, इसकी मदद से, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, जिसको एक्टिवेट किसने किया था, थ्रोम्बोप्लास्टिन और ब्लड कैल्शियम ने मिलकर जिसको एक्टिवेट किया था उसकी मदद से हुआ ये। ठीक है, तो यहां पर क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज जिसको अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक्टिवेट किया था, उसकी मदद से क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। इसको थ्रोम्बोकाइनेज को क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं इसको। और ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो चुका है। अब ये जब ये एक्टिवेट होगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा, किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। अरे समझ में आई क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अभी सारी चीजें वापस एक बार समझ करूंगा, अभी बस सुनते जाओ ध्यान से। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा किसकी मदद से, थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से। ठीक है, फिर अगली रिएक्शन क्या होगी, अगली रिएक्शन क्या होगी, अगली रिएक्शन देखो, अगली रिएक्शन एक फिब्रिनोजन है, फिब्रिनो या फिर फाइब्रिनोजन बोल दो, फिब्रिनोजन है।
ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता रखा मैंने, प्रो आ गया, जन आ गया, ऐसे शब्द आ जाएंगे, ऐसे वर्ड किसी नाम क्या कह रहे हैं, मतलब क्या है वो इनएक्टिव है। तो यहां पर ऊपर वाले में क्या था, प्रोथ्रोम्बिन था, मतलब इसमें क्या आ रहा था, प्रो आ रहा था, इसमें क्या आ गया, फिब्रिनोजन, जन आ रहा है, मतलब ये क्या है, इनएक्टिव है, ये भी क्या है, इनएक्टिव है। तो ये क्या है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, ये इनएक्टिव। और वही मैं बात करूं फिब्रिन की, ये क्या है, एक्टिव है, ये एक्टिवेट हो चुका है। इसको एक्टिवेट किसने किया यार, इसको किसने एक्टिवेट किया, मान लिया कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने वाला कौन था, थ्रोम्बोकाइनेज था, लेकिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने वाला कौन है, वो है आपका थ्रोम्बिन। ये जो थ्रोम्बिन बना था, ये इसको एक्टिवेट करने का काम करता है, किसको, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, फिब्रिनोजन जो है वो क्या है, इसमें धागे बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, रेशो बनते हैं, और वो कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ये कैसा होता है, अघुलनशील होता है, अघुलनशील, मतलब ये घुल नहीं सकता। और ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, उल्टा बोल दिया भाई मैंने। ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं, और ये कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ठीक बात है, समझ में आई यहां तक, ठीक है। अब ये जो फिब्रिन बन गए ना, मतलब यहां पर क्या बन गए, धागे से बन गए, रेशे से बन गए, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको मैं यहां दिखाता हूं आपको, ये कुछ इस प्रकार का एक जाल सा बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इस प्रकार का एक जाल सा बना लेंगे। अभी बात क्या कर रहे हैं अपन, थक्का कैसे बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं ना, यहां पर क्या बनेगा, एक जाल सा बन जाएगा, ठीक है। ये जाल किससे बना, इससे बना, किससे, इस फिब्रिन से बना, ठीक है। फिब्रिन नाम से पता लगा, फाइबर है इसमें, रेशे हैं, धागे से हैं, वो धागे आपस में लेके क्या बना लेंगे, इस प्रकार का एक जाल सा बना लेंगे। और इस जाल में क्या होगा, इस जाल में आके क्या है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा इसमें इकट्ठा हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, इसमें आरबीसी भी कुछ इसमें इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, प्लेटलेट्स इसमें आके फंस जाएंगी सारी, क्योंकि जाल सा होगा, इसमें आके सारी चीजें फंस जाएंगी। और जब सारी चीजें इस जाल में आके फंस जाएंगी तो क्या बनेगा, सॉफ्ट क्लोट बनेगा, क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, सॉफ्ट क्लोट बनेगा। तो आपको अगर चोट लगी है तो आपको पता भी है कि जब चोट लगती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वहां पर एक पीला पीला सा हल्का सा क्या है, सॉफ्ट सी एक परत बन जाती है, बिल्कुल कोमल सी एक परत बन जाएगी, सॉफ्ट क्लोट बने बोलेंगे इसको ना। और जैसे ही उस पर थोड़ी हवा लगेगी ना, वो जो सॉफ्ट क्लोट बना है पीले पीले रंग का, जैसे ही उस पर आप क्या करोगे, अब हवा में जाओ, उस पर हवा लगेगी तो क्या बन जाएगा, वो हार्ड क्लोट बन जाएगा और वो ब्राउनिश हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ब्राउन कलर का सा हो जाएगा। पहले कैसा था, पीला पीला बनता है। अगर आपको कभी चोट लगे, और लगी ही होती है सबको, चोट लगे तो शुरू में क्या होता है, पीले पीले रंग का सॉफ्ट सी एक परत बनती है, और जैसे ही वो थोड़े हवा के कांटेक्ट में आता है, हवा उसके लगती है तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा हार्ड बन जाता है, ब्राउन कलर का वो हो जाता है। और जैसे ही इस सॉफ्ट क्लोट की क्या लगेगी, इस सॉफ्ट क्लोट के जैसे ही क्या लगेगी, एयर लगेगी, हवा लगेगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये हार्ड क्लोट बन जाएगा, हार्ड क्लोट बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये क्या हो गया आपका, कोमल थक्का बोल दो इसको, और इसको बोल सकते हैं अपन क्या, कठोर थक्का, ठीक है। बस याद रखना वो क्या चीजें हैं, ये क्या होगा आपका, ठीक है, समझ में आई बातें। अब मैं वापस इसको पूरा रिपीट करूंगा और ध्यान से सुन लेना बस, है ना। चलो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, फिर आगे की डिटेल्स बताता हूं। थक्का कैसे बनता है वो अपन समझ रहे हैं, थक्का बनेगा क्यों, क्यों बनेगा, जब भी चोट लग जाएगी तभी थक्का बनेगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हो भैया, कि थक्का तो तभी बनेगा जब कोई चोट लग जाएगी, ठीक बात है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चोट लगी तो थक्का बनेगा। अब चोट लगी तो थक्का बनता कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि चोट लगी, यहां पे चोट लगी और ब्लड तभी आएगा कि, क्योंकि ब्लड वेसल हर जगह अपनी बॉडी में, तभी ब्लड निकलता है, वरना तो ब्लड आएगा कैसे, नहीं आएगा ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो ब्लड तभी आता है जब वहां पर ब्लड वेसल है, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे चोट लगी तो खून तो आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वो खून ऐसे लगातार बहता नहीं रहता, वो थोड़ी देर में रुक जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर थक्का बनने लगता है। और थक्का क्यों बनता है, प्लेटिलेट्स की मदद से, है ना। प्लेटिलेट्स कहां होते हैं, ब्लड में होते हैं, बता चुका हूं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, ठीक है।
अब क्या हुआ, रक्तवाहिका जा रही है, बिल्कुल जा रही है, उस रक्तवाहिका में आरबीसी भी जा रही है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी हैं, ठीक है। मेरे यहां चोट लग गई और जैसे ही वो चोट लगी उसके नीचे क्या थी, एक रक्तवाहिका थी, ठीक है। उस रक्तवाहिका जो है उससे क्या निकलना स्टार्ट हो गया, खून निकलना स्टार्ट हो गया। लेकिन जिस टिश्यू पे, जिस ऊतक पे मेरे को क्या लगी थी, चोट लगी थी ना, उस ऊतक ने क्या निकाला, उस ऊतक ने निकाला प्रोथ्रोम्बिन निकाला। क्या निकाला, सॉरी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला, वापस बोल रहा हूं, जिस ऊतक पे मेरे को चोट लगी उसने क्या निकाला, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला, ठीक है भैया। उसके अलावा जो जहां पर मेरे को चोट लगी थी वहां पर रक्तवाहिका जा रही थी, उस रक्तवाहिका में क्या थी, प्लेटलेट्स। वो रक्तवाहिका में जितनी प्लेटलेट्स थी वो सारी क्या हो गई, एकत्र होना स्टार्ट हो गई कि भैया इसके चोट लग गई, यहां पर चोट लगी है, सारी क्या हो जाओ, इकट्ठी हो जाओ। सारी की सारी प्लेटलेट्स जो है वो एकत्र होना स्टार्ट हो गई, कहां पर, जहां पर मेरे को चोट लगी थी। सारी प्लेटलेट्स जो है एक जगह पर आकर इकट्ठा हो गई और उन्होंने क्या क्या निकाला, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला। और वो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो वो दो जगह से निकला, कहां से, एक तो आपके जो इंजर्ड टिश्यू जिस ऊतक को चोट लगी उसने निकाला, और दूसरा जो चोटिल जगह उस पर एकत्र होने वाली प्लेटलेट्स ने निकाला। तो दो जगह से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला। अब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो खून में मौजूद कैल्शियम Ca+2 के साथ में मिलकर क्या किया उसने, थ्रोम्बोप्लास्टिन और Ca+2 दोनों ने कैल्शियम आयन मिलकर क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज, एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज जो कि क्या है, निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है। तो क्या किया इन्होंने, थ्रोम्बोप्लास्टिन और Ca+2 ने मिलकर क्या किया, उस निष्क्रिय एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, उसको सक्रिय कर दिया। और जैसे ये थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होता है, इसने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक एंजाइम होता है, उस प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर दिया, थ्रोम्बिन में बदल दिया। किसने बदला, थ्रोम्बोकाइनेज ने बदला। और फिर थ्रोम्बिन बनने के बाद में इसने क्या किया, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। और फिब्रिनोजन कैसा होता है, घुलनशील रेशे होते हैं, और फिब्रिन कैसा होता है, अघुलनशील होते हैं, मतलब वो रेशे घुलेंगे नहीं। और जब वो रेशे नहीं घुलेंगे तो क्या करेंगे, वो आपस में जुड़कर एक जाल सा बना लेते हैं, धागों का एक जाल सा बना लेते हैं। और जब वो जाल बन जाएगा तो उसमें आरबीसी भी आकर क्या हो गई, अटक जाएंगी उस जाल में, डब्ल्यूबीसी भी, और उसमें प्लाज्मा भी भर जाएगा उस जाल में, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पीले पीले रंग का एक क्या है, थक्का दिखाई देने लग जाएगा, कोमल सा एक थक्का बनेगा जिसको सॉफ्ट क्लोट कहते हैं। और जैसे ही वो आप हवा के अंदर कांटेक्ट में आते हो, हवा में लगती है, उस घाव पे हवा लगेगी तो क्या होगा, वो सॉफ्ट क्लोट जो कोमल थक्का बनता है पीले रंग का, वो कैसा हो जाएगा, हार्ड क्लोट हो जाएगा, कठोर थक्का बन जाएगा, और रंग हो जाएगा उसका थोड़ा ब्राउन कलर का सा रंग हो जाएगा। समझ में आई बात, चलो अब मैं आपको वापस एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में आगे बढ़ेंगे। यहां चोट लगी, बिल्कुल लगी, या किसके नीचे, रक्तवाहिका जा रही थी। चोट जैसे इस टिश्यू पे लगी, इस इंजर्ड टिश्यू ने क्या निकाला, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला। यहां पर एकत्र क्या हो गई, आपकी प्लेटलेट्स जो एकत्र हो गई, कहां पर, जहां पर चोट लगी, देखो यहां पर आपकी प्लेटलेट्स आ गई हैं। तो प्लेटलेट्स एकत्र होने वाली जो होने लग जाते हैं, कहां पर चोट लगी वहां पर, है ना, ये क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो दो जगह से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो आ रहा है, तो इंजर्ड टिश्यू से, प्लेटलेट से। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो किसके साथ में, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम उसके साथ में मिलकर क्या किया, इसने थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। और जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो सोपानी प्रक्रम जो वो स्टार्ट होगा, कैस्केड प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया। भैया कैस्केड प्रोसेस होता है क्या, सोपानी प्रक्रम किसको कहते हैं, सोपानी प्रक्रम, ये जो रिएक्शंस हुई है ना, ये जो रिएक्शन चली है, इन्हीं रिएक्शंस को क्या कहते हैं, सोपानी प्रक्रम कहते हैं। तो सोपानी प्रक्रम कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, बहुत सारी सीरीज में रिएक्शंस चलती हैं, और जो रिएक्शंस होती हैं उन्हीं की मदद से क्या बनता है, आपका थक्का बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोपानी प्रक्रम कहते हैं। अलग अलग स्टेप होती हैं और स्टेप को सोपान कहते हैं, इसलिए सोपानी प्रक्रम, इंग्लिश में इसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। दोनों वर्ड ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज जो एक्टिवेट हो चुका था, ये क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको एक्टिवेट कर देगा, किसमें, थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन जो वो खुद एक्टिवेट होगा तो दूसरे को भी एक्टिवेट करेगा, किसको, फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, कौन, थ्रोम्बिन। अब फिब्रिन जो है वो क्या है, अघुलनशील होता है, तो ये धागे इससे क्या बना लेगा, जाल सा बना लेगा, और इस जाल बन गया तो इसमें आरबीसी आकर अटक जाएगी, डब्ल्यूबीसी भी अटक जाएगी, इसमें प्लाज्मा भी भर जाएगा, तो सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी। जब चीजें इकट्ठा होने लग जाएंगी तो क्या बन जाएगा, सॉफ्ट क्लोट बनेगा, जो येलोविश कलर का, पीले रंग का हो जाएगा। और जैसे ही वो हवा की कांटेक्ट में आएगा वो क्या बन जाएगा, एक कठोर थक्का बन जाएगा, हार्ड क्लोट बन जाएगा। ठीक बात है, यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या भाई, अगर दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्या बता देता हूं, ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, ये बनती कहां से, ये कहां से बनती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं ना, तो इसलिए बात कर लेते हैं। ये क्या बनती है, यकृत, यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर, ठीक है। तो ये लीवर में
लीवर में विटामिन के द्वारा उत्पादित रक्त प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन कहां बनता है? यकृत में बनता है। यकृत में क्या होता है? विटामिन के होता है, और विटामिन के की मदद से क्या बनता है? ये जो ब्लड प्रोटीन है ये बनती है। ठीक है, फिर मैं आपके कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, इसी जो प्रोसेस मैंने पढ़ी है इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से देखना। अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं बस उसी के लिए पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रियाओं का क्रम है। क्रम मतलब सीक्वेंस है ना, अलग अलग सीक्वेंस चल रही है। पहले क्या हो रहा है? थ्रोम्बोकाइनेज जो एक्टिवेट हो रहा है, जैसे थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हुआ उसने क्या किया? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला। थ्रोम्बिन जैसे एक्टिवेट हुआ, थ्रोम्बिन ने क्या किया? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। क्या है? एक क्रम चल रहा है ना, सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस है जो रक्तस्राव को रोकता है। ठीक है, इससे थक्का बन जाएगा, थक्का बन जाएगा तो रक्तस्राव अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, को रोकता है, जिसे सोपानी सही लिखते हैं इसको थोड़ा ना, जिसको सोपानी परक्रम, इंग्लिश में इसको कैस्केड प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, जहां उत्पाद अगले चरण के लिए, बता दी सारी चीजें, अभी बस आपको लिखवा रहा हूं ना, ये सारी चीजें बताऊंगा अभी कैसे बताई मैंने आपको। चरण के लिए उत्प्रेरक क्या होता है? कैटालिस्ट या फिर एंजाइम को उत्प्रेरक कहते हैं ना। एंजाइम के रूप में कार्य करता है। अभी पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना भाई। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट ये कहता है कि ये जो सोपानी प्रक्रम है, ठीक है, ये क्या है? प्रक्रियाओं का एक क्रम है। कौन कौन सी प्रक्रिया? देखो यहां पर क्या हो रहा है? पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, उसके बाद में ये कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज को इसने एक्टिवेट किया। जैसे थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हुआ, इसने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया। ठीक है, और जैसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट थ्रोम्बिन में हुआ, थ्रोम्बिन ने क्या किया? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया। तो ये क्या है? सीक्वेंस चल रहा है, क्रम चल रहा है। तो ये जो क्रम चल रहा है, तो ये क्या है? ये जो प्रक्रियाओं का एक क्रम है। ठीक है, अलग अलग प्रक्रियाओं का क्रम है जो रक्तस्राव को रोकता है, और ये क्या करता है? रक्त को रोकने में मदद करता है, जिसे सोपानी प्रक्रम कहते हैं। उस पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं अपन? सोपानी प्रक्रम, इंग्लिश में इसको कैस्केड प्रोसेस कहा जाता है। यहां पर क्या होता है? उत्पाद जो है ना, जो उत्पाद बनेगा वो अगले चरण के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। ये क्या होगा? जो उत्पाद बनेगा ना वो अगले चरण में के उत्प्रेरक का काम करेगा, कैटालिस्ट के या फिर एंजाइम के रूप में काम करेगा। अभी इस लाइन का मतलब समझाता हूं मैं आपको। यहां पर देखो, प्रोथ्रोम्बिन से उत्पाद क्या बना? थ्रोम्बिन बना। अरे बिल्कुल सही बात है। क्या? प्रोथ्रोम्बिन जो वो इनएक्टिव था, उसको एक्टिवेट किसने किया? थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से वो एक्टिवेट हुआ। किसमें? थ्रोम्बिन में। तो थ्रोम्बिन क्या है? यहां पर उत्पाद है। लेकिन ये अगले चरण में, अगला चरण कौन सा है? फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। ये अगला चरण है। इस अगले चरण में ये उत्पाद जो है उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अरे सही बात है, क्या है या नहीं है? मैं यहां वापस चलता हूं और ऊपर चलता हूं। यहां पर देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर किसके साथ में? Ca+2 के साथ में मिलकर क्या किया इन्होंने? थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट किया। यहां पर थ्रोम्बोकाइनेज क्या है? वो क्या है? उत्पाद है। लेकिन यहां का जो उत्पाद है वो आगे जाकर क्या बन रहा है? यहां पर कैटालिस्ट बन गया, एंजाइम बन गया। समझ में आई बात? तो या इस सोपानी प्रक्रम में क्या होता है? कैस्केड प्रोसेस में क्या होता है? जो उत्पाद बनेगा वो अगली स्टेप में, अगले चरण में क्या बन जाएगा? वो उत्प्रेरक का काम करता है। यहां पर देखो, यहां पर प्रोथ्रोम्बिन से क्या बना? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन यहां पर क्या है? इस रिएक्शन में क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट है। लेकिन अगली रिएक्शन में क्या हो गया? ये जाकर क्या बन गया? उत्प्रेरक बन गया, एंजाइम बन गया। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट।
रिएक्शन में, इन रिएक्शन में, ठीक है, तेरा क्लोटिंग कारक, तेरा, एक मिनट, तेरा स्कंदन कारक, स्कंदन कारक, कारक शामिल, इंग्लिश में भी लिख देता हूं क्लोटिंग फैक्टर, हिंदी में स्कंदन कारक, इंग्लिश में क्लोटिंग फैक्टर, है ना। तेरा स्कंदन कारक, इंग्लिश में क्लोटिंग फैक्टर शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब क्या है इसका, इस रिएक्शन में क्या कितने क्लोटिंग फैक्टर शामिल होते हैं, 13 जो है स्कंदन कारक जो है वो शामिल होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर जो है वो इसमें शामिल होते हैं। ये आपको लाइन जो है वो ध्यान में रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी गई है और कई बार पूछी गई है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि कैल्शियम आयन जो है ना, वो लाइन है इंपॉर्टेंट, और ध्यान से सुन लेना भाई। ये लाइन कहती है कि कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, आयन रक्त स्कंदन में, रक्त स्कंदन में, स्कंदन में महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण में महत्वपूर्ण भूमिका कैल्शियम आयन की रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पता होनी चाहिए आपको, एग्जाम में आ सकती है। कैल्शियम आयन जो है, कैल्शियम आयन की जो है रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे होती है मैंने आपको यहीं बताया था। देखो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये सारा सिस्टम जो स्टार्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, और जब तक थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा उसके आगे की कोई प्रक्रिया नहीं शुरुआत होगी। इसलिए कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आयन बन जाता है। समझ में आई या नहीं आई, आई क्या। अब मैं एक बार देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं है, जल्दी काफी बार बंद हो जाती है। चलो आगे चलते हैं, बात करेंगे। अभी एक हम आपको नोट बताऊंगा और उसके बाद में आगे चलेंगे। नोट क्या कहता है, नोट ये कहता है कि जो विटामिन के है, विटामिन के की भूमिका बताऊंगा मैं आपको, है ना। विटामिन के की भूमिका, क्या रोल है विटामिन के का, ठीक है। तो ये क्या करता है लीवर में जो है, ये लीवर में क्या करता है, जो स्कंदन कारक है, स्कंदन कारक जो है उनको बनवाने का काम करता है। लीवर में विटामिन के है और ये विटामिन के क्या करता है, लीवर के अंदर स्कंदन कारक जो है उनको बनवाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये लीवर में, लीवर में, लीवर में स्कंदन कारक, स्कंदन कारक या फिर क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपका जो विटामिन के है इसकी भूमिका क्या है, विटामिन के क्या करता है, लीवर के अंदर ये विटामिन के जो है वो क्लोटिंग फैक्टर जो है, स्कंदन कारक जो है उनको बनवाने का काम करता है। और स्कंदन कारक कौन कौन से बनवाता है, वो उनके आपको नंबर याद रखने हैं, नाम याद आपको नहीं रखने हैं। ठीक है, नंबर का मतलब अभी बताता हूं। तो कौन कौन से स्कंदन कारक, कितने नंबर वाले स्कंदन कारक हैं वो देखो भाई। एक तो आपका 2 नंबर का, 7 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का। बस आपको नंबर याद रखने हैं, कौन से होते हैं 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, नहीं मतलब आपको बस इतना ध्यान में रख लेना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना ध्यान में। चलो आगे बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण थक्कारोधी भी है। ठीक है, अबे थक्कारोधी इंग्लिश में इनको कहते हैं एंटीकोगुलेंट। इनका काम क्या है यार, ये थक्कारोधी क्यों होते हैं, उनको तो थक्का बनवाने वाली चीजें चाहिए, ये थक्कारोधी होते क्यों है
यार ये थक्कारोधी अपने ब्लड के अंदर इसलिए होते हैं, अगर ये थक्कारोधी नहीं होंगे ना तो अपनी जो ब्लड वेसल है ना उनमें रक्त जो है वो जमने लग जाएगा। ठीक है, तो रक्त जो है वो जमे नहीं, रक्त का थक्का जो है अपनी ब्लड वेसल के अंदर अगर थक्का बनने लग गया तो कब के मर जाएंगे अपन। तो इसलिए जो ब्लड है वो किसमें रहे, वो प्रवाह जो करता रहे और अपनी जो ब्लड वेसल्स है उनमें सब में वो जाता रहे। ठीक है, वो जम ना जाए, इसलिए क्या होते हैं थक्कारोधी जो है अपने ब्लड में होते हैं कि वो ब्लड को जमने नहीं देते, वो ब्लड का थक्का नहीं बनने देते। जैसे ब्लड जो है वो बाहर नहीं, आप जैसे ब्लड देखो आपको निकला, चोट लगी और ब्लड निकला तो थोड़ी देर में ब्लड जो वो सूख जाता है, तो वो अंदर ना सूख जाए। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं उसमें एंटी कोगुलेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग जो है आपकी वो है कुछ महत्वपूर्ण थक्कारोधी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण थक्कारोधी, इंग्लिश में इनको कहते हैं एंटी कोगुलेंट। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे। सबसे पहला जो है वो आपका हिपेरिन, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन क्या करता है, ब्लड जो है उसका थक्का नहीं बनने देता, उसको जमने नहीं देता। सीधी सी बात बताऊं आपको, जमने नहीं देगा। जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें लिक्विड फॉर्म में रहे, तरल अवस्था में रहे, द्रव अवस्था में रहे ब्लड, इसलिए हिपेरिन जो है वो उसको जमने नहीं देता और इस ब्लड अपने पूरी बॉडी के अंदर जाता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राकृतिक, ये जो है क्या होता है, हिपेरिन क्या होता है, प्राकृतिक थक्कारोधी है। हिपेरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, प्राकृतिक थक्कारोधी है। ठीक है, कहां प्रेजेंट होता है, ये कहां उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ब्लड मास्ट सेल। अब मास्ट सेल क्या होती है इनके बारे में बात करेंगे अपन टिश्यू वाले चैप्टर में। मास्ट कोशिका भी समझो बस, मास्ट कोशिका में और बेसोफिल में बता चुका हूं आपको, बेसोफिल में। ठीक है, जब WBC पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था बेसोफिल में हिपेरिन निकलता है। पीछे अपनी नोटबुक में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पीछे करके देखना, आपको मिलेगा ना, लिखवाया हुआ है, बेसोफिल में उपस्थित होता है। तो ब्लड में मास्ट सेल में और बेसोफिल में ये क्या होता है, उपस्थित होता है, कौन, हिपेरिन। ठीक है जी, इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है वो देखो भाई, कार्य क्या काम करता है। ये काम मैंने आपको मोटा मोटी तो बता दी मैंने आपको कि ये ब्लड जो है उसको जमने नहीं देता, लेकिन कैसे नहीं जमने देता उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कार्य क्या है, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, किसके रूपांतरण को ब्लॉक करता है, किसके रूपांतरण को ये ब्लॉक करता है वो देख लेंगे, है ना। तो ये रूपांतरण को रोकता है। अब आपको पूछे भैया किसके रूपांतरण को रोकता है, तो वो देखो भाई किसके रूपांतरण को रोकता है। तो ये रूपांतरण को रोकता है किसके, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट जो है उसको नहीं होने देता, तो इसके रूपांतरण को ये रोकता है। ठीक है, ये इसका कार्य हो गया। फिर अगला एक और बता देता हूं आपको, एक और थक्कारोधी है जिसका नाम क्या है, वारफेरिन। ठीक है, ये क्या है, इसका काम क्या है, काम में ध्यान में रखो बस इसका। ठीक है, क्या करता है, विटामिन के की भूमिका को रोकता है, विटामिन के की भूमिका को रोकता है। तो अगर वारफेरिन भी वही काम करता है, वारफेरिन का काम भी वही है कि ये क्या थक्का नहीं बनने देगा। तो थक्का कैसे, ये कैसे नहीं बनने देगा, देखो हिपेरिन कैसे थक्के बनने को रोकता है, वो प्रोथ्रोम्बिन जो उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। और वही बात करूं वारफेरिन जो है वो क्या काम करेगा, वो विटामिन के की जो भूमिका उसको रोक देगा। विटामिन के क्या करता है, जो अलग अलग क्या है स्कंदन कारक है उनको बनवाता है, लीवर में बनवाता है, कौन, विटामिन के बनवाता है। उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको बनवाने का काम कौन करता है, विटामिन के ही तो करता है लीवर के अंदर। तो उसको अगर विटामिन के का काम ही रुक गया तो ये प्रोथ्रोम्बिन आपके जो स्कंदन कारक बनेंगे ही नहीं, जब नहीं बनेंगे तो आपका जो है थक्का नहीं बन सकता ना। तो वारफेरिन कुछ इस प्रकार काम करता है। अगला जो है एक और देख लो भाई, तीसरा जो है वो आपका हो जाएगा
सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सीलेट्स, या फिर इसको कह दो एक और है इसमें EDTA भी लिख दो ना। ये देखो याद रखो, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, लेकिन याद रख लो EDTA। ये क्या करते हैं, ये क्या है, कैल्शियम बाइंडर है, ठीक है, कैल्शियम बंधक है। ये कैल्शियम बंधक का मतलब क्या है, ये जो सोडियम और पोटेशियम जो ऑक्सीलेट है या फिर EDTA जो है, ये करेंगे कैल्शियम के साथ में बंध जाएंगे। अब जो कैल्शियम के साथ में जब बंध गए, मतलब कैल्शियम तो क्या होगा, बीजी हो गया, कैल्शियम तो बीजी हो गया। और जब तक कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम आयन नहीं रहेगा, थक्का नहीं बन सकता, क्योंकि कैल्शियम आयन जो है उसकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है किसमें, थक्का बनाने में। अगर कैल्शियम आयन नहीं रहेगा तो थक्का नहीं बनेगा। और ये जो EDTA सोडियम पोटेशियम ऑक्सीलेट क्या करते हैं, उस कैल्शियम आयन के साथ बंध जाते हैं, उसको बिजी कर लेते हैं, और कैल्शियम आयन जो है वो थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि कैल्शियम आयन तो बिजी हो गया। तो EDTA होता क्या, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए, अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो EDTA की फुल फॉर्म जो है आपको बता देता हूं, क्या फुल फॉर्म है जी इसकी, वो है आपकी इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट में इसको EDTA कहते हैं। काम मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम बंधक है, कैल्शियम के साथ बंध जाएंगे, कैल्शियम को बिजी कर लेते हैं। ये यहां पर जो है आपका पूरा समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है, कैसे थक्का बनता है, सारी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी। उसके बारे में पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दी कि विटामिन के की भूमिका क्या है, क्या बनवाता है विटामिन के, कुछ आपके थक्का रोधी भी हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, वो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा थक्का बनता कैसे, वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई। अब बात करेंगे अपन जल्दी से किसकी, लसिका की बात करेंगे, और उसके बाद में अपन अगले लेक्चर में आगे की बातें करेंगे। तो आज बात करेंगे अपन लसिका की, ठीक है, और फिर अपन जो अपन रक्तवाहिका है जो है आपकी धमनी शिरा, इनकी बात करेंगे अगले लेक्चर में। चलो अगली हेडिंग डाल लेते हैं अपन किसकी, लसिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं लिम्फ कहा जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। क्या होता है यार ये लिम्फ कोई अलग नहीं है, ये भी शरीर का एक द्रव है। मैंने आपको बताया चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है शरीर द्रव तथा परिसंचरण, नाम है चैप्टर का। बिल्कुल भैया आपने ये नाम तो हमें बताया है, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। तो शरीर के द्रव जितने भी होंगे, सिर्फ रक्त से मतलब नहीं है, शरीर के द्रव, शरीर में द्रव कौन से आपके, रक्त तो है ही है, लसिका भी एक द्रव है, ठीक है। उसके अलावा आपके दिमाग में जो मस्तिष्क मेरुद्रव भी बताया था मैंने आपको, कहां बताया था, पिछले चैप्टर के अंदर सप्शन वाले में, तो वो भी क्या एक द्रव है। तो ये सारे क्या शरीर के द्रव हैं, तो सिर्फ रक्त की बात नहीं हो रही यहाँ पे। और ये सारे द्रव जो है बनते कहां से, वो रक्त से ही बनते हैं, बनते कहां से, वो रक्त से ही निकलते हैं ना। कैसे बनेगा ये लसिका, बनता कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो लसिका क्या है, कुछ भी नहीं है, रक्त का ही एक भाग है, रक्त से ही बनता है। कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले बना देता हूं रक्तवाहिका। चलो उसको थोड़ा इधर बनाते हैं। ये क्या हो गई भैया, रक्तवाहिका है ये, ठीक है। और मैं एक और बना देता हूं, ये क्या बना दी मैंने, लसिका वाहिका। ये क्या है, लसिका वाहिका, समझ में आई यहां तक है ना। एक मैंने रक्तवाहिका बनाई, एक मैंने लसिका वाहिका बनाई। अब आप सबको पता है कि रक्तवाहिका के अंदर क्या जाएगा, रक्त जो है वो बहता रहता है। बिल्कुल भैया ये बात तो पता ही है हमें, रक्तवाहिका से रक्त बहता रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है आपकी रक्त, इसको ब्लड कैपिलरी बोलते हैं ना, ब्लड कैपिलरी। और हिंदी में इसकी बात करूं, कैपिलरी को हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, सेल वाली कोशिका अलग है, कैपिलरी वाली कोशिका अलग है। कोशिका वर्ड आ रहा है ध्यान में आपके दिमाग में, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यहां पर मैं रक्त कोशिका की बात कर रहा हूं, तो ब्लड सेल नहीं है, ब्लड कैपिलरी है वो, है ना। तो इसको हिंदी में रक्त कोशिका कहते हैं, रक्त कोशिका। कंफ्यूज मत होना, कैपिलरी को हिंदी में कोशिका कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये लसिका वाहिका है, लसिका वाहिका। लसिका वाहिका, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिम्फ वेसल बोल दिया, लिम्फ वेसल, ठीक है।
इसके अंदर ब्लड जा रहा है, बिल्कुल भैया ब्लड तो जा रहा है, ब्लड अब रक्त वाहिका है तो उसके अंदर रक्त तो जाएगा, इसके अंदर क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है यहां तक तो। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ब्लड वेसल जा रही है और ये रक्त वाहिका जा रही है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो सेल होंगी, बिल्कुल होंगी यार। कोई ऐसी जगह है क्या कि भाई ऊपर से तो क्या है रक्त वाहिका जा रही है, नीचे से क्या है आपकी श्लेषिका वाहिका जा रही है और बीच में खाली पड़ा है सब कुछ? नहीं यार, अपनी बॉडी के अंदर पूरी हर जगह सेल्स जो भरी हुई है, हर जगह आपको उत्तक और सेल्स तो मिलेंगी है ना, तभी तो बॉडी बनी है, खाली जगह थोड़ी ना यार कोई, है ना। तो यहां पर बीच में क्या होंगी, बीच में क्या होंगी आपकी सेल्स होंगी, ठीक है। ये क्या होगी आपकी सेल्स, इन दोनों के बीच में क्या है, ये सेल्स हैं जी, ठीक है। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, इन सेल्स का नाम होता है, इनको कहते हैं हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिका। क्या कहते हैं, कौन सी कोशिका, अंतराली कोशिका। और इंग्लिश वाला भी नाम बताऊंगा आपको, है ना। हिंदी में इनको अंतराली कोशिका कहा जाता है, इंग्लिश में इनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। कौन सी सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स इनको कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है भैया, इंटरस्टिशियल सेल्स इनको कहते हैं, ठीक है। और यहां पर अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी रुको एक मिनट। अब देखो अब क्या होता खेल, वो देखो ये ब्लड जो जा रहा है ना, ये ब्लड जो जा रहा है, यहां पर क्या होंगी, ये जो ब्लड वेसल जो है ना, रक्त वाहिका जो है, इसमें छोटे 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 क्या होंगे, छिद्र होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, छेद होंगे, और वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें से सारी चीजें बाहर नहीं आ सकती। इस रक्त वाहिका के अंदर छोटे छोटे क्या हैं, छेद हैं, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे छेद हैं, और वो जो छेद जो हैं उनमें से सारी चीजें, पूरा ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकल सकता, उनमें से कुछ चीजें जो है वो छन के आ सकती है। जैसे अब देखो चाय को छानने वाली छलनी देखी है आप सबने, बिल्कुल देखी होगी। अब जब उसमें चाय छानते हो, ठीक है, तो उसमें से सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं क्या, नहीं निकलती। सिर्फ क्या है, वो जो छलनी है वो इस प्रकार से बनाई जाती है कि उसमें से सिर्फ चाय चाय जो वो बाहर आए, अंदर जो माल मसाला पड़ा है उसमें अदरक इलायची जो भी पड़ी है वो ऊपर आ जाए, और नीचे जो गिलास है उसमें क्या आ जाए, चाय चाय आ जाए, ठीक बात है। वैसे ही यहां पर जो है ये जो ब्लड वेसल है, इसकी दीवारों के अंदर क्या है, छिद्र हैं, और वो इतने छोटे हैं कि उसमें पूरा ब्लड जो है वो बाहर नहीं आ सकता, पूरा ब्लड बाहर नहीं आ सकता, उसमें से ब्लड में से छन के कुछ चीजें बाहर आएंगी, ठीक है। तो यहां से जो है कुछ चीजें बाहर आएंगी, और वो कुछ चीजें क्या हैं, वो कुछ चीजें क्या हैं, कुछ इसमें आपका प्लाज्मा आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा, और WBC आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें छन के आ जाती हैं, WBC हो गई, प्लाज्मा हो गया, ये सारी चीजें छन के आ जाएंगी। RBC आएंगी क्या, नहीं भैया RBC नहीं आएंगी, है ना, RBC तो इसमें नहीं आएंगी। प्लेटलेट्स आ जाएंगी क्या, नहीं आएंगी। कुछ बड़ी साइज की प्रोटीन है वो भी नहीं आएंगी छन की, क्योंकि वो बड़ी साइज उनकी बड़ी होती है। ये प्लाज्मा ये छन के आ जाएगा, WBC ये भी छन के आ जाएगी उसमें से, है ना। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो यहां से जो ये छन के आ गई, ठीक है। फिर ये तो हो गई आपकी किसकी, रक्त वाहिका की दीवार। ये जैसे ये फ्लूइड यहां से छन के आएगा, ठीक है, ये फ्लूइड जो है इसमें छन के आ जाएगा, यहाँ पे ये जो अंतराली कोशिका है इनके बीच में आके फ्लूइड जो है वो भर जाएगा, ये जो द्रव है वो भर जाएगा। ये आया कहां से है, ये आया कहां से, ये आपकी इससे आया है, जो रक्त वाहिका है इससे छन छन के ये आया है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे छेद थे, उन्हें छन छन के नीचे आ रहा है, और यहां पर ये जो अंतराली कोशिका है इनके बीच में आके ये द्रव जो है वो भर जाएगा। और इस द्रव को क्या कहते हैं, इस द्रव को कहा जाता है, इसको कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, चलो एक मिनट। इस द्रव को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं अंतराली द्रव। क्या कहते हैं, अंतराली द्रव कहा जाता है। और इंग्लिश में बात करूं तो इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल इंग्लिश में इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है, ठीक बात है। अब क्या होगा, अब जो है ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो अंतराली जो द्रव है वो कहां जाएगा, वो इस लसिका वाहिका के अंदर घुसने लग जाएगा। वो कहां जाएगा, इस लसिका वाहिका के अंदर जाएगा, ठीक है, इस लसिका वाहिका के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये आया कहां से, ये आया ब्लड से ही है, ठीक है। कोई अलग से द्रव बना है क्या, ये जो लसिका है ये कोई अलग से द्रव है क्या, नहीं भैया, ब्लड से ही छन के जो चीजें हैं वो इस लसिका वाहिका के अंदर आ गई, और वही क्या होता है, लसिका होता है। तो इसके अंदर जो चीजें आ गई उसको क्या कहते हैं अपन, लसिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, लसिका कहते हैं। और इसको ले जाने वाले को क्या कहते हैं, मैंने लसिका वाहिका बोल दिया।
इसको ले जाने वाली ट्यूब क्या कह दिया अपन ने, लसिका वाहिका कह दिया। ये क्या है, लिम्फ लसिका। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि भैया लिम्फ जो है वो बनता कहां से, वो बनता तो रक्त से, बस वो छन छन के आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं ब्लड और रक्त में, सॉरी, ब्लड और आपका जो लिम्फ है इसमें फर्क क्या है, रक्त और आपकी लसिका में फर्क क्या है। बनता लसिका जो है वो किससे बनता है, वो आपकी रक्त से ही बनता है लसिका, लेकिन फर्क क्या है, क्या 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 चीजें नहीं होंगी लसिका में जो रक्त में होती हैं। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लसिका जो है, लसिका माइनस, ठीक है, लसिका बराबर ब्लड माइनस, सॉरी, ब्लड माइनस आपकी आरबीसी प्लस प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स प्लस कुछ बड़े साइज की प्रोटीन जिनको अपन क्या कहते हैं, मैक्रो प्रोटीन कहते हैं, मैक्रो प्रोटीन। ठीक है, अगर मैं ब्लड में से आरबीसी निकाल दूं, प्लेटलेट्स निकाल दूं, मैक्रो प्रोटीन निकाल दूं, ये तीन चीजें अगर मैं रक्त में से निकाल दूं तो जो बच जाता है वो क्या होता है, वो लसिका होती है। मतलब क्या हुआ, इस रक्त वाहिका से क्या क्या चीजें छन के नहीं आएंगी, वो आपका आरबीसी होगी, प्लेटलेट्स होंगी और कुछ बड़े साइज की प्रोटीन। ये सारी चीजें इस रक्त में छन के नहीं आएंगी, बाकी जो चीजें हैं वो छन कर आ जाएंगी और वो आके क्या बनाती हैं, लसिका बनाती हैं, लिम्फ बनाती हैं। तो लिम्फ क्या होता है, ब्लड में से आप आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन को निकाल दो तो जो बनेगा वो क्या बनता है, लसिका ही बनता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक बात है, अब लसिका के बारे में और बातें कर लेते हैं। लसिका कैसी होती है, रंगहीन होती है। कैसी होती है, रंगहीन होती है, मतलब कलरलेस, कलरलेस। अब आपको एक चीज पता है कि रक्त में जो कलर आता है, रंग आता है, लाल रंग का अपना रक्त होता है, वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ही तो लाल रंग देता है अपने खून को। ठीक है, और हीमोग्लोबिन कहां होता है, वो आरबीसी में होता है। जब आरबीसी इस लसिका में आई ही नहीं, ठीक है, छन के नीचे आई नहीं, तो लसिका का रंग कैसा होगा, वो तो कलरलेस होगा, रंग ही नहीं होगी ना, क्योंकि रंग तो कौन देता है, वही तो देता है, कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी के पास में, जब वो हीमोग्लोबिन आया ही नहीं तो कलर जो है वो नहीं आएगा, रंगहीन होगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। उसके अलावा लसिका जो है और कहां काम आती है, मैंने आपको डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाया है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ाया मैंने आपको ना। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब वसा का अपन क्या करते हैं, वसा का अवशोषण करते हैं तो वहां पर जो है आपकी लिम्फ जो है वो काम में आती है, लसिका जो है वो काम में आती है। तो ध्यान से सुनो भाई, यहां पर ये वाला पॉइंट भी काम का है। क्या पॉइंट है कि वसा का अवशोषण, वसा का अवशोषण लसिका द्वारा होता है। ठीक है, अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लैक्टियल से होता है ना, वैसे भी आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना बहुत है। वसा का जो अवशोषण है वो लसिका द्वारा होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो यहां तक क्लियर है। उसके अलावा मैं एक पॉइंट और लिखवाता हूं आपको, ये जो लसिका है ना, ये लसिका जो है वो क्या काम करती है, ट्रांसपोर्ट भी करती है। किस किसी को ट्रांसपोर्ट करती है, ये गैसेस। ठीक है, आपने जो पढ़ा था अपन CO2, ऑक्सीजन, उनको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती है ये, है ना। तो ये क्या करती है, गैसेस, और चलो हिंदी में लिखते हैं गैसों और पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन से हो गए, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स का परिवहन भी करती है ना। परिवहन भी करती है, तो ये भी इसका काम हो गया। गैस हो गई आपकी जो ऑक्सीजन और CO2 वही गैस है ना, और उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी लाने ले जाने का काम करती है। इसके अलावा हार्मोन्स भी ले जाते हैं ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गैसों का और हार्मोन्स। और हार्मोन्स, हार्मोन्स को भी प्रोवाइड करती है ना, उसका परिवहन भी करती है।
ठीक है। तो ये बातें जो है वो आपकी लसिका के बारे में बातें हो गई। क्या क्या बताई मैंने आपको, लसिका जो लिम्फ जो है वो बनता कैसे है, वही ब्लड से ही बनता, कोई अलग चीज नहीं है। जो रक्त वाहिका है उसके अंदर कुछ छेद है, उन छेदों से क्या है छन के जो है ब्लड आएगा, उस छनने के में क्या क्या नहीं आएगा, आरबीसी कुछ बड़ी साइज की होती है वो नहीं आएगी, कुछ बड़े साइज की प्रोटीन होते हैं वो भी नहीं आएंगी, और प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ आ जाएगा। जब ये आएगा तो यहाँ पर जो है जो कोशिकाएं हैं बीच में उनको कहते हैं अपन अंतराली कोशिका, उनमें आके ये भर जाएगा, तो यहाँ पर जो द्रव बनेगा उसको कहते हैं अपन अंतराली द्रव कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं इंग्लिश में। अभी जो अंतराली द्रव है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लसिका वाहिका के अंदर, क्योंकि लसिका वाहिका की जो दीवार है उसमें भी छेद हैं छोटे छोटे, उन छेदों से छन के वो क्या जाएगा, लसिका वाहिका के अंदर चला जाएगा। अब लसिका वाहिका के अंदर चला गया तो वो क्या बन गया, लसिका बन गया, लिम्फ बन गया। लसिका जो है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। ब्लड से अगर अपन प्लेटलेट्स, आरबीसी और मैक्रोप्रोटीन जो बड़े साइज के प्रोटीन है वो निकाल दे तो क्या बनता है, लसिका ही बनता है। लसिका के कुछ इंपॉर्टेंट मैंने काम बताए। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि भैया ये क्या करता है, फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, फैट का जो अवशोषण होता है वो लसिका के थ्रू ही होता है। ठीक है, उसके अलावा लसिका जो है गैस को लाने देने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स आपके पोषक तत्व हो गए, उसके अलावा हार्मोन्स को लाने ले जाने का काम करता है। ठीक बात है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं, ब्लड और लसिका के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में करेंगे आज का लेक्चर खत्म। तो ब्लड और लसिका के में डिफरेंस क्या क्या है वो देखते हैं। ये क्या है, आपका रक्त हो गया, ठीक है, और ये हो गई आपकी लसिका। क्या डिफरेंस है दोनों में देखते हैं अभी। ध्यान से देखो भाई, ये कैसा होता है, ये लाल रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग। चलो आरबीसी की मैं लिखता हूं, आरबीसी की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। ठीक है, अब आरबीसी की उपस्थिति के कारण क्यों, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है ना, लाल रंग होता है। तो रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, क्यों, क्योंकि आरबीसी है उसके अंदर है ना। और इसके बारे में क्या खास बात है, इसके बारे में लिख देते हैं। चलो, ये कैसी होती है, रंगहीन होती हैं। ये कैसी होती हैं, रंगहीन होती हैं। क्यों, क्योंकि इनमें आरबीसी जो है वो नहीं होती, आरबीसी इनमें नहीं होती लसिका के अंदर। उसके अलावा और क्या डिफरेंस है, इसमें प्लेटलेट्स जो है वो होती हैं, प्लेटलेट्स जो है वो इसमें उपस्थित हैं। इसमें प्लेटलेट्स जो है वो नहीं होती, प्लेटलेट्स जो है इसमें नहीं होती हैं। उसके अलावा इसमें कोई मैक्रो प्रोटीन नहीं होती, बड़े साइज की जो प्रोटीन है वो नहीं होती, मैक्रो प्रोटीन इसमें नहीं होती हैं। इसमें प्रोटीन, मैक्रो प्रोटीन होती है, क्योंकि रक्त की बात करें ना, रक्त में तो होती ही है। मैक्रो प्रोटीन कौन सी, मैक्रो प्रोटीन कौन सी है, वो प्रोथ्रोम्बिन हो गई, जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गई। उसके अलावा आपका फाइब्रिनोजन हो गया, फिब्रिनोजन अभी बताया भी था मैंने आपको, सारी प्रोटीन है ना, फिब्रिनोजन हो गया। उसके अलावा ग्लोब्यूलिन हो गया। ठीक है, तो ये सारी मौजूद होती है रक्त के अंदर, लेकिन ये लसिका के अंदर नहीं होती। लसिका के अंदर क्या होता है, लसिका के अंदर मैक्रो प्रोटीन नहीं होती, मैक्रो प्रोटीन जो है लसिका के अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा कि परसेंट प्रोटीन है ना। तो यहाँ पर प्रोटीन जो है वो कितनी परसेंट होती है रक्त के अंदर, रक्त के अंदर होती है 7 से 8% प्रोटीन होती है। ठीक है, और मैं वही बात करूँ लसिका के अंदर कितनी प्रोटीन होती है, भाई बड़े साइज की प्रोटीन नहीं, क्योंकि छोटे साइज की प्रोटीन तो आ ही जाएगी ना छन के, है ना। तो यहाँ पर प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है, सिर्फ 4% प्रोटीन होती है, क्योंकि बड़े साइज वाली प्रोटीन तो नहीं आई, छन की कितनी आई, 4% प्रोटीन ही आई। और वो प्रोटीन कौन सी होती है, एल्बुमिन होती है। एल्बुमिन जो है वो रक्त के अंदर भी होती है और वो लसिका के अंदर होती है, बाकी कोई प्रोटीन नहीं आती है ना। एल्बुमिन 4% में लिख देता हूं, सिर्फ एल्बुमिन, इसके अलावा कोई प्रोटीन नहीं आती है ना लसिका के अंदर, एल्बुमिन। उसके अलावा अगला पॉइंट हो जाएगा आपका क्लोटिंग, स्कंदन में कम समय लगेगा। यहां पर जो है ना रक्त के अंदर अगर थक्का बन रहा है तो उसमें टाइम कम लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या प्लेटलेट्स हैं, थक्के वाले सारे कारक हैं, तो सारा काम हो जाएगा जल्दी से। लेकिन यहीं मैं बात करूं लसिका की, तो यहां पर जो है स्कंदन में अधिक समय लगेगा, स्कंदन में अधिक समय लगेगा, 1
समय लगेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है WBC जो है रक्त में वो कम होंगी। ठीक है, WBC की संख्या लिख देता हूँ, चलो WBC की संख्या जो है यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर जो है वो अधिक होगी। WBC यहाँ पर क्या होगी, अधिक होंगी। अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, यहाँ पर कम है यहाँ पर अधिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रक्त में क्या RBC भी है, WBC भी है, हर एक चीज है, तो उनकी कंपेयर में उनसे तुलना करें तो WBC कम होती होंगी। लेकिन वही बात करूं मैं लसिका की, तो यहाँ पर RBC नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पर WBC ज्यादा है। अपन यहाँ पर तुलना बात करें ना, तुलना से अपन देखें तो रक्त के अंदर हर चीज होती है, इसलिए WBC जो है, RBC भाई मिलियंस में लाखों में होती है RBC। ठीक है, वैसे प्लेटलेट्स भी लाखों में होती है, तो सारी चीजें हैं उनकी कंपेयर में आपकी WBC तो कुछ हजारों में है। वही मैं बात करूं लसिका के अंदर ये RBC प्लेटलेट्स तो है नहीं, लाखों वाली चीज तो है नहीं, तो यहां पर किसका राज है, WBC का, इसलिए यहां पर वो अधिक होती है। तो कंपैरिजन मैंने आपको बताते हैं, रक्त में ये लाल होता है रक्त, क्यों? क्योंकि इसमें RBC होती है। लसिका रंगहीन होता है क्योंकि उसमें RBC नहीं होती। प्लेटलेट्स रक्त में होती है, यहां पर नहीं होती। मैक्रोप्रोटीन रक्त में होती है, बड़ी साइज की प्रोटीन होती है, कौन सी आपकी होगी, प्रोथ्रोम्बिन हो गई, फिब्रिनोजन हो गया, ग्लोबुलिन हो गई, ये सारी प्रोटीन होती है रक्त में। लेकिन आपकी लसिका के अंदर ये बड़ी साइज की प्रोटीन नहीं होती, वो छन के नहीं आएंगी। प्रोटीन जो है यहां पर कितना परसेंट प्रोटीन होती है रक्त के अंदर, वो 7 से 8% प्रोटीन होती है, लेकिन लसिका के अंदर प्रोटीन सिर्फ 4% प्रोटीन होती है, और वो भी कौन सी, सिर्फ एल्बुमिन, क्योंकि छोटी साइज की प्रोटीन है, ये लक्षण के आ जाती है। उसके बाद बात करें, स्कंदन में कम समय लगेगा, रक्त के अंदर जो स्कंदन है, थक्का बनने की जो प्रोसेस है उसमें कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स भी मौजूद हैं, उसके अलावा सारे जो थक्का बनाने वाले कारक हैं वो सारे मौजूद हैं। उसके अलावा बात करें लसिका के अंदर, तो इसमें स्कंदन में अधिक समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लेटलेट्स तो है ही नहीं। ठीक है, WBC की जो संख्या जो है यहाँ पर कम होगी। क्यों कम होगी रक्त के अंदर? क्योंकि यहाँ पर जो RBC है वो लाखों में, उनकी तुलना में WBC तो कुछ हजारों में है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर WBC कम है। और वही बात करूं मैं लसिका के अंदर, यहाँ पर WBC अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर RBC प्लेटलेट्स तो है, लाखों वाली चीज है नहीं, तो यहाँ पर हजारों वाली चीज अधिक लगेंगी अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये लसिका जो है ये भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे अपन धमनी, शिरा और कैपिलरी की, वो करेंगे अपन अगले लेक्चर में। ठीक है, तो समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।